हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का ज्ञान सागर क्लासेस में। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं आज के इस पेपर रिव्यू के सेशन के अंदर। तो आपका आज सीएमए इंटरमीडिएट का पेपर नंबर 11 फाइनेंशियल मैनेजमेंट और डेटा एनालिटिक्स का जो पेपर था, उसका मैं यहाँ पर एक डिटेल रिव्यू आपके सामने कर रहा हूँ कि पेपर आपने कैसा देखा है। देखिए, मैंने अपनी मैराथन क्लासेस के अंदर भी आपको कहा था जिस तरीके का पेपर आता है या फिर जो जो क्वेश्चन मैंने प्रेडिक्ट करे थे, सेम उसी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, पूरा डिटेल पेपर का अपन रिव्यू करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जो है एक बार एमसीक्यू क्वेश्चंस के क्या सॉल्यूशन बनेंगे, कैसे बनेंगे, उसके बारे में अपन डिटेल बात करेंगे। और इसके अलावा जो भी पेपर अपना डिस्क्रिप्टिव पार्ट है उसका मैं अभी डिस्कशन करूंगा। बाकी इन फ्यूचर आपका एक वीडियो में अपलोड करूंगा जिसमें एफएम के आज के पेपर के पूरे डिटेल सॉल्यूशन आपके सामने लेकर के आऊंगा। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। हाँ जी, देखिए, अपना जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और डेटा एनालिटिक्स का जो आपका पेपर था, उसमें सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो इसमें जो पहला आपका पॉइंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइडली यूज्ड ग्राफ फॉर डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन के लिए बार चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, सभी प्रकार के स्टैटिस्टिकल टूल आप काम में लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए, बोलते हैं द ऑपरेटिंग लीवरेज 1.22 सेल्स फॉर द ईयर 75 लाख एंड वेरिएबल कॉस्ट आपको दे रखी है 42 लाख, देन ईबीआईटी इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए, अगर ऑपरेटिंग लीवरेज की मैं बात करूं तो ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। तो यहां पर कंट्रीब्यूशन आपको कितना दे रखा है? कंट्रीब्यूशन के लिए सेल्स में से आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो 75 में से मैंने 42 माइनस किए, तो ये आपके पास बच गया 33 लाख। तो 33 लाख आपका क्या आ गया? कंट्रीब्यूशन। ऑपरेटिंग लीवरेज आपको कितना दे रखा है? 1.22। तो ये लिख दिया मैंने 1.22, और ईबीआईटी मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर ईबीआईटी की कैलकुलेशन आपकी बन जाएगी 33 डिवाइड बाय 1.22। और ये आप सॉल्व करेंगे तो इक्विटी की वैल्यू आप सॉरी ईबीआईटी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 27 लाख। 27 लाख। तो इसका जो सही ऑप्शन है स्टूडेंट्स, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट अपन आगे की बात करते हैं। ऑपरेटिंग लीवरेज अराइज बिकॉज ऑफ। देखिए, ऑपरेटिंग लीवरेज को कैलकुलेट करते हैं कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। तो कोई भी प्रकार के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर फिक्स कॉस्ट का इंपैक्ट देखने के कारण से जो प्रकार का लीवरेज आप देखते हैं वो ऑपरेटिंग लीवरेज कहलाता है। तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका सही जवाब होगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं सप्लायर्स एंड क्रेडिटर ऑफ अ फर्म आर प्राइमरली इंटरेस्टेड इन। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन जो है, इसका सही जवाब है लिक्विडिटी पोजीशन। मींस क्या बोला मैंने? सप्लाई क्रेडिट ऑफ अ फर्म प्राइमरली इंटरेस्टेड। तो यहाँ पे जो लिक्विडिटी पोजीशन है उसके अकॉर्डिंगली वो ये चेक करते हैं कि किसको कितना सप्लाई देना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प टू इंक्रीज द करंट रेशियो। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि आपका करंट रेशियो को इंक्रीज करने में मदद नहीं करता? तो यह है अवेल बैंक ओवरड्राफ्ट टू बाय द मशीन। तो इसका सही जवाब जो है वो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? तो इसमें बता दूं आपको, सिक्स्थ क्वेश्चन में जो आपका सही जवाब है वो है डी ऑप्शन। यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट में लोअर द डेट इक्विटी रेशियो लोअर द फाइनेंशियल रिस्क। जितना डेट इक्विटी रेशियो कम होगा, आउटसाइडर लायबिलिटी कम होगी, उतना आपका फाइनेंशियल रिस्क जो है कम होगा। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। अ फर्म हैज ईबीआईटी ऑफ रुपीज 50,000, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट 80,000, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20%, मार्केट वैल्यू ऑफ फंड अंडर एनओआई अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच से बताना है। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ईबीआईटी अपॉन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ईबीआईटी आपको दे रखी है 50,000 और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखी है 20%। तो यानी कि 50,000 डिवाइडेड बाय 20% अगर आप करेंगे तो ये आपको मिलेगा 2,50,000। इसका मतलब ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला सवाल क्या है आपका? 8th नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का कौन सा फीचर नहीं है? थ्योरेटिकल क्वेश्चन में से पूछा गया सवाल है। तो इसका सही जवाब जो है वो है आपका ए ऑप्शन। आपका सही जवाब है ए ऑप्शन। द मिनिमम लॉक इन पीरियड ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज 30 डेज। ये जो है करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्लाइड इन डिटरमाइनिंग द क्रेडिट पॉलिसी ऑफ अ फर्म। कौन क्रेडिट पॉलिसी ऑफ फर्म को अप्लाइड करने में, डिटरमाइन करने में एप्लीकेबल नहीं है? देखिए, क्रेडिट पॉलिसी में क्रेडिट पीरियड
मतलब किसी सप्लायर किसी को क्रेडिट में सामान बेचोगे तो आप बहुत सारे फैक्टर्स चेक करते हो। जैसे मैंने बोला क्रेडिट पीरियड या ड्यूरेशन कितने के लिए आपको देना है, लेवल ऑफ क्रेडिट कितना देना चाहिए, कितने पे उधार कितना उधार बेचना चाहिए, कलेक्शन पॉलिसी क्या क्या है आपकी जिससे आप जल्दी कलेक्शन कर सकते हैं। तो ये वो फैक्टर है जो क्रेडिट पॉलिसी को डिटरमाइन करने में मदद करती हैं। कौन सी नहीं करती हैं तो वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा डी ऑप्शन। A company, अगला सवाल है, considering two capital structure, plan A consists 100% equity with 10,000 shares outstanding of rupees 100 each. Plan B consists जो है वो 50% debt and 50% equity. देखिए दो प्लान है, प्लान A एंड प्लान B। प्लान बी जो है उसमें 50% डेट और 50% इक्विटी है। अच्छा, वेयर द डेट 5 लाख रुपए 10% की रेट से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। प्लान वन के अंदर 100% पैसा आप इक्विटी से लेकर के आते हैं। देयर आर 5,000 शेयर्स आउटस्टैंडिंग है और रुपीज 100 ईच। ईबीआईटी 1.5 लाख रुपए की दे रखी है, टैक्स 30% है। व्हाट इज द ईपीएस निकालना है प्लान बी। कितना सिंपल है। प्लान बी के लिए ईपीएस निकालोगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका ऑपरेटिंग इनकम यानी ईबीआईटी कितना है। तो देखो यहां पर आपको ईबीआईटी की इंफॉर्मेशन दे रखी है। ईबीआईटी आपको दे रखा है 1,50,000। इसमें से आप प्लान बी में लेस क्या करोगे, इंटरेस्ट कॉस्ट। तो इंटरेस्ट आपको यानी कि लोन दे रखा है 5 लाख का, 10% की रेट से आप 50,000 रुपए का इंटरेस्ट पे करेंगे। तो ये हो गया 50,000 रुपए का इंटरेस्ट। यानी आपके पास अर्निंग बिफोर टैक्स की इंफॉर्मेशन कितनी आ जाएगी, 1 लाख। इसमें से आप क्या लेस करेंगे, टैक्स। टैक्स की रेट सवाल में गिवन है आपको 30%। तो 1 लाख का 30% कितना हो गया, ये आपके पास 30,000। तो ये आपके पास आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की इंफॉर्मेशन कितनी आ गई, 70,000। अब ये बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। अब यहां पर कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो दे नहीं रखे, यानी इक्विटी और डेट दो ही से पैसा लेके आ रहे हो, तो यही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर बच जाएगा। और आपको अर्निंग पर शेयर निकालना है तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे आप, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स आपको दे रखे हैं 5,000, तो इसमें आप 5,000 से डिवाइड लगा दें तो ये आपका अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। तो ये आपका जो है सही आंसर जो है इसमें आ रहा है, 10th क्वेश्चन का सही आंसर आ रहा है A14। तो यहां पर अर्निंग पर शेयर आ जाएगा आपका 14। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 6% गिवन है, मार्केट रिटर्न 11% है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15%, बीटा निकालना है। देखिए सीएपीएम मॉडल का जो फॉर्मूला है अपना, उससे ये क्वेश्चन हो जाएगा। सीएपीएम मॉडल का फॉर्मूला मैंने ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कॉस्ट ऑफ इक्विटी की कैलकुलेशन के लिए बताया था, रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा आरएम माइनस आरएफ। तो सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, बीटा निकालना है। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको दे रखी है 15%, तो ये हो गया 15%। रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है कितना, 6%, ये हो गया 6 प्लस बीटा की वैल्यू सवाल में आपको गिवन है कितनी, बीटा आपको पूछ रहा है, सॉरी बीटा आपको पूछ रहा है। और आरएम माइनस आरएफ, मार्केट का रिटर्न दे रखा है 11, रिस्क फ्री रेट दे रखा है 6, तो 11 में से 6 माइनस कर दो। कितना सिंपल कैलकुलेशन है। तो 6 प्लस ये कितना हो गया, 4 और 1 5 बीटा, 5 बीटा और ये आ गया 15। तो 5 बीटा और 6 माइनस से जाएगा तो कितना हो गया, 9। तो बीटा इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 9/5। अब इसको सॉल्व कर लो। तो 9/5 अगर आप सॉल्व करेंगे तो 11th क्वेश्चन का जो आंसर है वो सही आएगा आपका 1.8। तो इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये आपका सही जवाब माना जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अपने 12th नंबर के क्वेश्चन पर। देखिएगा, द प्रोसीजर दैट ऑर्गेनाइज डेटा इनटू अ मीनिंगफुल ऑर्डर टू मेक इट सिंपलर एंड कॉम्प्रिहेंड एनालिसिस एंड विजुअलाइज इज कॉल्ड। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका आंसर है 12th का बी आंसर, डेटा सॉर्टिंग। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसके बाद अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग। तो तीनों ही टाइप है, प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो डी, ऑल ऑफ द अबव रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इफ द कंपनीज डिविडेंड पे आउट रेशियो 60% है, आरओआई आपको 15% दे रखा है, व्हाट शुड बी द ग्रोथ रेट अंडर द गॉर्डन मॉडल आपको बताना है। तो ग्रोथ रेट का फॉर्मूला कैसे निकालते हो, बी इंटू आर। बी का मतलब क्या होता है, रिटेंशन रेशियो, आर मल्टीप्लाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटेंशन का मतलब क्या, पे आउट अगर 60% है तो रिटेंशन कितना हो गया, 40%। क्या बात बोली मैंने, पे आउट अगर आपका 60% है तो बी यानी कि रिटेंशन कितना हो गया, 60%। और आरओआई आपको कितना दे रखा है, 15%। तो 0.60 इंटू 0.50 आप कर लो और आपको ग्रोथ रेट मिल जाएगी। तो मैं आपको बता देता हूं, ये ग्रोथ रेट आपकी जो है वो आ रही है सी ऑप्शन, यानी कि 6% आपका सही जवाब है। कैलकुलेट करके देख लेंगे, आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके पास है, विच फाइनेंशियल मेट्रिक इज क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फर्म्स कैश मैनेजमेंट इफिशिएंसी। तो ये आपका जो सही जवाब है वो है कैश कन्वर्जन कन्वर्जन साइकिल। ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। थ्योरेटिकल डिस्कशन से सवाल पूछा गया है, तो ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा इसके बारे में अपन ने बातचीत
कर ली है। अब चलिए स्टूडेंट अपन डिटेल पेपर के बारे में बात करते हैं। डिस्क्रिप्टिव पेपर में अपने को पेपर कैसा देखने को मिला है मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल आसान पेपर मुझे है, मुझे लगा ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। कुछ एक आध क्वेश्चन तो इफ एंड बट रहते ही है। अपने पास ऑप्शन होता है 7 में से 5 अटेम्प्ट करने का, 2 छोड़ने का। तो यहाँ पर अगर आप ओवरऑल पेपर को और आप देखोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कोई ऐसा सवाल नहीं जो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो कर पाओगे। हालांकि कुछ एक आध दो क्वेश्चन में हो सकता है जरूर इफ एंड बट, लेकिन आप उसको ऐसा नहीं है कि अटेम्प्ट नहीं कर सकते। अटेम्प्ट आप सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो अगर आप पढ़ करके गए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसको देख करके लगे कि हमको करना क्या है, हमको समझ ही नहीं आ रहा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। तो आप देखें, पहले तो बात करते हैं अपन पेपर के बारे में। चलिए देखेंगे। What are the principal feature of commercial paper? Discuss the advantage offered by the commercial paper to its issuers. कमर्शियल पेपर के बारे में अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी है तो वहां से क्वेश्चन आया है। 7 नंबर का बहुत आसान सा सवाल है, तो ये आप कर सकते हैं। What do you mean by the descriptive analytics? Explain the information revealed by the descriptive analytics. ये डेटा एनालिटिक्स का सवाल है, वहां पे थ्योरी अगर आपने पढ़ रखी है तो इस सवाल को आप कर सकते हैं। The following information about a Boxa company: accounts payable, accounts receivable, debtor creditor, रिसीवेबल पेबल की इंफॉर्मेशन गिवन है। इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री दे रखा है, ओपनिंग क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 एवरेज दे रखा है। बिल्डिंग एंड लैंड की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन मार्क मींस कैलकुलेट करना है। कैश दे रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ईबीआईटी दे रखा है, लॉन्ग टर्म बॉन्ड प्राइस पर शेयर, मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। आपको डेटा सेल्स आउटस्टैंडिंग कितना है, सॉरी डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है, डेट रेशियो क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या है, अर्निंग पर शेयर। कुछ मिलाकर रेशियो का सवाल है और रेशियो में आपको अलग अलग टाइप के रेशियोस कैलकुलेट करने हैं। फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, कर लेंगे। इसके बाद एक फर्म वांट्स टू नो, ये अल्तमान मॉडल का आपका सवाल है। अल्तमान मॉडल में जेड स्कोर मॉडल जो है 1968 मॉडल, 1983 मॉडल, ये दोनों मॉडल में से कौन सा मॉडल लगेगा ये आपको देखना है। अकॉर्डिंगली ये अल्तमान मॉडल का सवाल आपको करना है। चलिए, इसके बाद एक सवाल बहुत सिंपल सा इनकम कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट का आया है। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट है, कॉमन साइज स्टेटमेंट है। सेल्स के कंपेयर में क्या परसेंटेज है सबका वो चेक करना है। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है और ये आपका जो पूरा क्वेश्चन है वो 7 नंबर में पूछा गया है। चलिए, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपको बताता हूँ ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का है। बिल्कुल फिक्स पैटर्न के हिसाब से जो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसमें ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल WACC की कैलकुलेशन आपसे पूछता है, उसके बारे में ये सवाल है। और यहाँ बोला गया है बुक वैल्यू को वेट मानते हुए आपको इस सवाल को करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आपके पास ये क्वेश्चन आपको दे रखा है जो कि नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी एनपीवी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करने से रिलेटेड है और ये सवाल भी बहुत सिंपल सा है, कर सकते हैं अपन। इसके बाद अगला सवाल आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR मेथड का है। IRR मेथड से आपको कैलकुलेशन बनानी है, तो ये सवाल भी आप कर सकते हैं। यानी 2 कैपिटल बजटिंग के सवाल है। अच्छा, 2 कैपिटल बजटिंग के सवाल है तो एक ही सेक्शन में कैपिटल बजटिंग के पूछ लिए क्या? बिल्कुल पूछ लिए। कई बच्चे बोलते हैं सर हम कैपिटल बजटिंग पढ़ के नहीं जाते, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं अदरवाइज बता दूं ये सिंपल कैलकुलेशन वाला सवाल था, कोई डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं आपके पास 6th का ए पार्ट। ये क्वेश्चन आपका जो है वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से वेटेड एवरेज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की कैलकुलेशन से रिलेटेड फोरकास्टिंग मेथड का सवाल है और बहुत ही सिंपल। और मैं आपको एक और बात बता देता हूं, ये सवाल जो है स्टूडेंट्स वो कैश कॉस्ट बेसिस का सवाल पूछा गया है। कैश कॉस्ट बेसिस का सवाल पूछा गया है। कैश कॉस्ट बेसिस का सवाल, इस तरीके के सवाल हमने काफी सारे एग्जाम के सॉरी क्लासरूम में कर रखे हैं, तो मैं नहीं समझता इस तरीके का एज इट इज सवाल अपन क्लास में करते हैं। तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन वाला सवाल पूछा गया है। इसके अगला सवाल जो है आपका वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट से सवाल पूछा गया। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, परचेस कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये सारी कैलकुलेशन बनाना, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, उससे रिलेटेड ये सवाल पूछा गया है। जो कि आप अगर ग्रुप 1 की कॉस्टिंग में मटेरियल कॉस्टिंग देखते हो तो वहां पर भी ये सारी चीजें पढ़ते हो, तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन वाला सवाल है। इसके बाद अगला सवाल डिविडेंड पॉलिसी से आया है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मोदी गिलानी मिलर मॉडल का सवाल और वॉल्टर मॉडल का सवाल आ सकता है, क्योंकि गॉर्डन मॉडल का सवाल लास्ट ईयर आ चुका है। तो वॉल्टर और मोदी गिलानी में से किसी को आना था, तो मोदी गिलानी मिलर का सवाल आया है। एज इट इज सवाल हमने क्वेश्चन क्लास में बहुत बार किया हुआ है। डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड, दो के अलग अलग केसेस बनते हैं। मार्केट प्राइस क्या रहेगी दोनों केसेस में, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म दोनों केसेस में क्या रहेगी, सेम। आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो, पे करते हो, नहीं करते, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, इसके बाद अगला सवाल जो है आपका वो
लीवरेज का सवाल है, बहुत आसान से लीवरेज, ऑपरेटिंग फाइनेंशियल और कंबाइंड लीवरेज से रिलेटेड कैलकुलेशन के बारे में बात करते हैं। कुछ जनरल ईपीएस की कैलकुलेशन और ईबीआईटी की कैलकुलेशन बनाने से रिलेटेड है। इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, बनाते ही तो बाकी सारी चीजें आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए, तो ये स्टूडेंट आप लोग ने कर लिया होगा, मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई डिफिकल्टी आई होगी। इसके बाद हम बात करते हैं, आखिरी सवाल आपका जो है वो थ्योरेटिकल डिस्कशन का है। व्हाट डू यू मीन बाय द डेटा एथिक्स? Discuss the 5 basic principles of data ethics that a business organization should follow. What is the business intelligence? List of the procedure to which use of BI and expended. तो ये आपका जो है वो थ्योरी का क्वेश्चन है जो कि डेटा एनालिटिक्स से पूछा गया है। स्टूडेंट्स, ज्यादातर मैं एडवाइस स्टूडेंट को ये करता हूँ कि आप प्रैक्टिकल सेक्शन को अटेम्प्ट करें, क्योंकि इसमें आंसर एक्यूरेट आने के चांसेस रहते हैं और नंबर ऑफ ज्यादा आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो। थ्योरेटिकल में ये रहता है कि अगर मान लीजिए कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐसा रहा जिससे आप नहीं कर पा रहे हो तो आप थ्योरेटिकल पे जाएंगे, अदरवाइज आप प्रैक्टिकल पे जाओगे ज्यादा बेटर है, क्योंकि थ्योरी करना जरूरी नहीं है कि आपको पूरे नंबर मिले। तो यहाँ पर दो स्पेसिफिक थ्योरी के 14-14 नंबर के दो क्वेश्चन, एक सबसे स्टार्टिंग में और सबसे आखिर में, इनको स्किप करके अगर आप प्रैक्टिकल भी अटेम्प्ट करते तो मेरे हिसाब से आप बहुत अच्छा इसमें स्कोर कर सकते हैं। और ये पेपर मैं बता दूं इतना आसान पेपर है जिसके अंदर आप 100% एग्जामिशन आराम से क्लेम कर सकते हैं, ला सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो स्टूडेंट, होप सो, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। हालांकि इसके पेपर के डिटेल सॉल्यूशन वीडियो की बात करें तो जल्दी ही मैं आपको डिटेल वीडियो सॉल्यूशन भी बना करके लेकर के आऊंगा, जिसमें मैं इसमें सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के एक्यूरेट आंसर्स आपको बताऊंगा। ये मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए सजेस्टेड आंसर्स होंगे और फाइनल आंसर्स के लिए आपको इंस्टीट्यूट के रिजल्ट और इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर्स का वेट करना पड़ेगा। बट मैं आपको ये अपने आपसे कॉन्फिडेंस से मैं बता देता हूं कि आपका जो सॉल्यूशन मैं वीडियो लेकर के आऊंगा उसमें मैं सारे क्वेश्चन जो है प्रॉपरली आपको उसके आंसर्स बता दूंगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज के इस डिटेल पेपर रिव्यू के बारे में इतना ही। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेपर के अंदर। और अब आपका नेक्स्ट पेपर बचा हुआ है वो इंटरमीडिएट के ग्रुप 1 का एक आखिरी पेपर है और फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर, मींस दोनों कॉस्टिंग के पेपर आपके रिमेनिंग बचे हुए हैं। तो आपको रिमेनिंग पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।